नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। एक और एक जैसे दो होते हैं वैसे ही एक और एक 11 भी होते हैं। शायद ये बात सपा और बसपा को वक्त रहते समझ आ चुकी है। इसी एक और एक 11 की तर्ज पर दोनों दल उपचुनाव के बाद अब आगे भी साथ साथ लड़ेंगे। अखिलेश यादव जहां पहले ही मन बनाए बैठे हैं, वहीं मायावती ने अपने विधायकों और पदाधिकारियों से अपने मन की बात कही कि किसी के बहकावे में न आए, कार्यकर्ता आपस में न लड़ें, क्योंकि अब हम मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर सपा बसपा के गठबंधन और बीजेपी की चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे। लोग सपा व बसपा के लोगों को कितना भी भड़काने की कोशिश क्यों ना कर लें, तो भी ये लोग देश व जनहित में इनके बहकावे में कतई भी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें व अन्य और सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर देश में आम जनहित में इनको इस बार केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। राज्यसभा चुनाव में हाथी की हार के बाद सपा बसपा के रिश्तों को लेकर जो किस्से, जो कहानियां और जो कयास राजनीति के कैनवास पर उकेरे जा रहे थे, उन्हें मायावती ने उसी दिन ये कहकर तिलांजलि दे दी थी कि इस रिश्ते पर तिल भर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी राज्यसभा का नतीजा आया है, उससे सपा व बसपा की आई नजदीकी में तिल भर भी असर पड़ने वाला नहीं। और अब सियासी साझेदारी के शामियाने में राज्यसभा की हार को भुलाकर एक कदम आगे बढ़ते हुए बहन जी ने अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें संदेश साफ था कि अखिलेश और हम साथ साथ हैं, कार्यकर्ता भी साथ रहें। संगठन के काम को और गति देने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है और जो विधायकों ने बसपा के ईमानदारी से राज्यसभा में मतदान किया, उसको थैंक अदा किया है। गोरखपुर और फूलपुर में जीत की इबारत लिख चुकी हाथी और साइकिल की जोड़ी के इरादों ने फिर जोर मारा है। यही जोर अगर इसी जोश के साथ जारी रहा तो बीजेपी के लिए 2019 में 2014 जैसे नतीजे दोहराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42.30% वोट मिले थे, जिसमें यूपी के 71 सीटें जीतकर मिशन 272 को पूरा किया गया था। वहीं सपा बसपा की करीब 52% वोट बैंक पर पकड़ है। 12% यादव, 22% दलित और 18% मुस्लिम दोनों के मूल वोट हैं। 2014 में भी सपा बसपा को मिलाकर 41.80% वोट मिले थे। 2014 में कांग्रेस को भी 7.5% वोट मिले थे। ऐसे में अगर रालोद और दूसरे छोटे दल भी इस गठबंधन के साथ आ गए तो 2019 में यूपी से मिशन 80 का मंसूबा सजा रही बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वहीं चुनौती की चिंता से दूर बीजेपी इस गठबंधन की अभी अपने तरीके से व्याख्या कर रही है। देखिए, दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों गुंडों को पालते हैं। अब वो दोनों मिलना चाहते हैं तो डबल बैरल की गुंडागर्दी करना चाहते हैं, डबल बैरल की भ्रष्टाचारी करना चाहते हैं। तो उन लोगों को ये मुबारक हो। उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको चाहिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी चाहिए और राज्य में योगी जी चाहिए। और दोनों अगर एक हो जाएंगे तो इस देश में, इस प्रदेश में केवल सपा बसपा गठबंधन ही चुनाव जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का कहीं दूर तक पता नहीं लगेगा। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती सपा बसपा का रास्ता रोकना है। देखना दिलचस्प होगा कि गेस्ट हाउस के मुद्दे को गरमाने का सोच रही बीजेपी इस गठजोड़ का क्या तोड़ निकालेगी, क्योंकि दोनों दल साफ कर चुके हैं कि हम 2019 में भी साथ साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो बिल्कुल ये दोस्ती और भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां, इसी पर महाबहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुचि विश्वास, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ी हैं। जूही सिंह, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में बहुजन समाज पार्टी से सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमिताभ जी, सवाल वही है कि दोस्ती और चुनौती तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि कार्यकर्ता हाथ मिला लें, पार्टियां हाथ मिला लें, लेकिन क्या इन दोनों पार्टियों के हार्डकोर वोटर्स वो चुनौती पेश कर पाएंगे, उनकी दोस्ती हो पाएगी? प्रशांत, मुझे लगता है दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर बिल्कुल तटस्थ होकर, न सपा की कहो, न बसपा की कहो, न भाजपा की कहो, तटस्थ होकर देखें, क्योंकि नेता क्या कह रहे हैं, नेताओं की एक मर्यादा है, स्वाभाविक है। जो जिस पार्टी का होता है वो कहता जी चुनाव के रिजल्ट आने तक तो कहते हैं कि सब हम ही जीत रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग तटस्थ होकर देखें तो अगर सपा, बसपा और कांग्रेस एक साथ आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो 2014 के लोकसभा चुनाव के वोटों की टैली हमको बताती है कि ये मोर देन 50% का अलायंस होता है। मैं कतई नहीं ये कहता कि कोई चुनाव एक चुनाव दूसरे चुनाव पर 100% छाया डालता है, नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि गणित हमेशा एक सा होता है, नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर तटस्थ होकर कहा जा सकता है कि अगर यह गठबंधन बना और जमीन पर ठीक से उतरा तो उत्तर प्रदेश में चुनावी पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदल जाएगा, कथानक बदल जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में लड़ाई है भाजपा को रोको, तब ये लड़ाई परिवर्तित हो जाएगी गठबंधन को रोको, तब केंद्र में गठबंधन आ जाएगा। इसको हम चाहे जितने चुनावों से पूर्व के चुनावों को सामने रखकर एनालाइज कर लें, और यह बात भी कि कार्यकर्ताओं में सामंजस्य में समय लगता है। इसीलिए शायद अखिलेश जी और राहुल जी का गठबंधन परिणाम नहीं दे पाया था, क्योंकि वो बीच चुनाव में हुआ था। बीच चुनाव में नगाड़ा बजने के बाद यह गठबंधन लगभग साल भर पहले हो रहा है और कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठे, इसकी शुरुआत आज मायावती ने कर दी। उनका जो टोटल आज फोकस था अपने जोनल कोऑर्डिनेटर्स और एमएलएस की बैठक में, वो इस बात पर था कि साथ चलना है, उकसावे की किसी बात में मत पड़िएगा। मुझे लगता है यह गठबंधन उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। और एक बात कहे कि मैं मेहमानों के पास जाऊंगा, यूपीए 1 का समय था, मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत उस वक्त देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनेता थे। पूरी सरकार की संरचना उनके इर्द गिर्द घूमती थी। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी थे। मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, मैंने उनसे कहा कि सुरजीत साहब, जीवन में कुछ ऐसा है जिसका अफसोस हो, नहीं कर पाए? तो उन्होंने कहा हाँ, एक काम नहीं कर पाया। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा मैं चाहता था कि मुलायम सिंह और काशीराम को फिर से एक मंच पर लाऊं। वो काम नहीं हुआ, तब सुरजीत नहीं कर पाए, बाद में उनका देहावसान हो गया। लेकिन अब अगर होता है तो यह प्रदेश और देश की पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलेगा। जीत हार तो जनता तय करेगी, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव जरूर बदलेगा। मनीष भाई, सबसे पहले आपसे बात शुरू करूं। तटस्थ होकर इतना तो समझ आता है कि वोटों का अंकगणित बिल्कुल बदल जाएगा ये गठबंधन होने के बाद।
भाजपा इस बात से सहमत? लड़ाई बहुत कांटे की हो जाएगी? देखिए अमिताभ जी, गठबंधन के पश्चात प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आएगा और भारतीय जनता पार्टी अहंकार वाली पार्टी नहीं है। हम तो हर छोटी बड़ी चुनौतियों को चुनौती मानते हैं। हम तो सभासद से लेके लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत को एक गंभीरता से लेते हैं। निश्चित रूप से परिदृश्य बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी जो प्रतिबद्धता है जनता के बीच, हमने जो प्रतिबद्धता जाहिर की थी विधानसभा चुनाव के पहले, और जिस नाम पर हम 325 विधायक लेकर आए हैं, विकास, उसी के नाम पर हम चुनाव लड़ने जाएंगे। आज सुश्री मायावती जी ने सुबह सुबह एक चैनल को बुलाकर जिस तरह से उन्होंने सुबह सुबह बात कही है, हमको लगता है कि आज डिबेट भी उसी नाते से उसी विषय पर है। 2-3 शब्द उन्होंने प्रयोग किए कि समता मूलक समाज, मानवतावादी समाज की संरचना। स्वयं सुश्री मायावती जी का अगर आकलन करेंगे, जिनके यहां एक कुर्सी लगती हो, जिनके यहां विधायक भी सामने बगल की कुर्सी पर न बैठ पाते हो, जिनके यहां बाहर कमरे के बाहर ही जूता चप्पल निकाल के अंदर जाने की परंपरा हो, जब वो समता मूलक और मानवतावादी समाज की बात करती है तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। मनीष भाई, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2007 से 12 का समय देखा है, जब वो सड़कों पर निकलती थी। नेताओं की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है और जनता इसको महसूस भी करती है। लेकिन अभी हम लोग हार्डकोर पॉलिटिकल फैक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी तो मैं कई बार बोल ही चुका कि लोहिया जी, गांधी जी, दीनदयाल जी को कौन भज रहा है आज? इनको ताबीज बना लिया, चुनाव में आए, इस्तेमाल कर लिया, बाद में फिर बक्से में रख दिया। वो तो हम समझ ही रहे हैं, है ना। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल हार्डकोर पॉलिटिकल इसलिए किया जी जी नहीं, हमने 2 शब्दों का प्रयोग मात्र इसलिए किया कि उसको उन्होंने कम से कम 4 बार दोहराया। तो 2007 से 12 के बीच जब उनकी फुल फेस सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब नारे गूंजा करते थे उनके रैलियों में चढ़गुंडों की छाती पर, मैं उनकी उन बातों को बस याद दिलाना चाहता हूं जिसके नाम पर 2007 और से 12 तक उन्होंने शासन किया था। रही बात श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी और मायावती जी की पार्टी का अगर गठबंधन चलता है, तो अगर आप याद है कि आप हम लोग डिबेट में पिछले 5 साल से तो मिलते जुलते ही रहे हैं। एक बात हमने लगातार कही थी, उस समय भी कही थी जब इनका गठबंधन नहीं था, कि 2007 से 12 के बीच में इनके 12 मंत्रियों के ऊपर लोकायुक्त की जांच थी भ्रष्टाचार के मामले पे, जिसको 5 साल श्री अखिलेश यादव जी ने लटकाए रखा। यादव सिंह याद होंगे, जिनको मायावती जी ने बढ़ाया, बाद में अखिलेश यादव जी ने पुष्पित पल्लवित किया। अर्थात अखिलेश जी और मायावती जी की जो कथनी और करनी थी, जो भ्रष्टाचार और अपराध पे जो उनका गठजोड़ था, वो तो पहले से था। हम इन्हीं सबको बताएंगे। ठीक है मनीष, आएंगे आपके पास दोबारा। मनीष शुक्ला आपके पास फिर आएंगे। जूही सिंह जी, बिल रुक गए साहब। मायावती जी ने अलायंस को लेके एक प्रोएक्टिव रोल अख्तियार किया पिछले 1 हफ्ते से, और राज्यसभा के परिणाम के बाद जब वो सामने आई पहली बार मीडिया के, तब तो मेरे ख्याल से सपा के बड़े नेता भी हतप्रभ रह गए। सब फिंगर क्रॉस करके बैठे थे। मेरी कई बड़े लीडर्स से बात हुई आपकी पार्टी में, उन्होंने कहा पहले मायावती जी कुछ बोले तब हम लोग बोलेंगे। वो कैसे रिएक्ट करेंगी शायद कोई अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था। अब उन्होंने एक प्रोएक्टिव रोल लिया अलायंस के लिए। आपकी पार्टी का कार्यकर्ता और बसपा का कार्यकर्ता, जो बात प्रशांत उठा रहे थे, कितने अच्छे से जेल हो पाएगा एक दूसरे में, कैसे एक दूसरे के साथ खड़ा हो पाएगा?
अमिताभ जी, मायावती जी ने वास्तव में प्रोएक्टिव रोल निभाया है और हम यही कह रहे थे राज्यसभा के चुनाव के बाद भी कि जब भी वो बोलेंगी तो बहुत मुखर रूप से बोलेंगी, जो भी बोलेंगी। जहां तक कार्यकर्ता की बात है तो मैं मानती हूं, आप भी इस बात को कह चुके हैं कि अगर कोई पार्टी प्री पोल अलायंस करती है, एक साल पहले ये अलायंस होगा, मुद्दे डिस्कस होंगे, हम किस मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे ये मुखर रूप से पहले जनता के पास रखेंगे, ये बेहतर है कि हम अलग अलग लड़ें और जनता को एक तरह से गुमराह करके हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ें और उसके बाद सत्ता के लिए किसी से भी मिलकर सरकार बना लें। इस चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसी और पार्टी को करना हो तो वो कर सकती है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। दूसरी बात, ये सिद्धार्थनाथ सिंह अभी बोल रहे थे, ये आदत है इन लोगों की, डबल बैरल। पहले अपनी डबल इंजन की सरकार तो चलाइए। आप कह रहे हैं कि आप मुद्दों को लेकर जाएंगे, आप विकास को लेकर जाएंगे, आप आंकड़ों को लेकर जाएंगे, तो आंकड़ों में हम जरूर अब कुछ ही दिनों में आपसे जरूर प्रश्न पूछना शुरू करेंगे कि आपने कहा मुद्रा योजना, कितने लोगों को आपने लोन दिया, कितने आप स्वरोजगार बना पाए, आपने कहा उज्ज्वला, मेरी रुचि आज किसी योजना में नहीं, का एक स्टेटमेंट आया है जी, मेरी रुचि आज किसी योजना में नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूं इन गठबंधन के युग में इन मुद्दों का कोई बहुत महत्व नहीं रहता चुनाव के दिन ना। ये योजनाएं हमने बहुत देखी 30 साल में ना। मूल प्रश्न है वोट का संतुलन किसने साधा, चुनाव वो जीतेगा। लिख के रख लीजिए मेरी बात आप सब लोग जी। अरे 70 साल से यही हो रहा है जूही सिंह जी। कौन मुद्रा योजना पर चुनाव लड़ रहा है? सामंजस्य बैठा रहे हैं जी जी जी। हम मनीष भाई कह रहे थे कि वो लड़ेंगे तो मैं उनको जवाब दे रही थी। सामंजस्य और एक दूसरे के साथ कम करने का वातावरण हम बना रहे हैं बीएसपी के साथ। मायावती जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, और दोनों ही इतने परिपक्व हैं कि साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जरूर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के सामने आएगा और कोई भी पुरानी बातों को हम हटाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जूही सिंह और मुझे लगता है अमिताभ जी मानेंगे, बस एक सेकंड, एक सेंटेंस बोल दें कि केवल नेतृत्व के कहने से कार्यकर्ता साथ नहीं आएगा, उसकी मंशा है साथ आने की, इसलिए वो आ रहा है। जी जी ठीक। जूही जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है जी, और ये बातें मैंने शायद ट्वीट में भी कभी कही थी 2-4 दिन पहले। 19 में कोई समस्या नहीं, भाजपा अगर समस्या देख रही है तो भाजपा को चश्मा बदलना होगा अपना, ठीक धुंध है उसमें। 19 में अलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलायंस कसौटी पर होगा 22 में, अगर चला तब तक। लखनऊ की कुर्सी किसकी? जी, अगर भाजपा ये सोच रहे कि 19 में रार हो जाएगी, 19 में कोई रार नहीं हो रही भाई। भाजपा वालों ध्यान रखो, रार का विषय आएगा 22 विधानसभा का चुनाव। लीडर कौन? तब एक ही लीडर हो सकता, दो नहीं। ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बात बनेगी, ना ज्वाइंट एक्शन कमेटी से बात बनेगी, ना सलाहकार परिषद से बात बनेगी। लाख टके का सवाल, कुर्सी एक, बैठेगा कौन? जूही सिंह। अमिताभ जी 19 निकाल लेंगे तो 22 में आप भाजपा जैसा भी नहीं कर सकती, आप भाजपा जैसा भी नहीं कर सकती कि एक को सीएम बना दो, दूसरे को डिप्टी सीएम, केशव मौर्य और दिनेश जी जैसा, वो भी संभव नहीं। हमें भाजपा जैसा करना भी नहीं है अमिताभ जी, हम जनता की पार्टी है, बहुत सीधी सादी पार्टी है। हमें भाजपा जैसा ये सब बैठाना भी नहीं है कि इस कास्ट का सीएम, इसको ये वादा जो करेंगे वो साफ और मजबूती से करेंगे और 22 के पहले अनाउंस करके करेंगे। जी अमिताभ जी। चलिए ठीक है, हम जानते हैं आज ये पता आप नहीं खोल सकते लेकिन भाजपा को जरूर ये समझना होगा 19 में रार नहीं होगी। मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस ये कहती है। आएंगे मनीष भाई, आएंगे आपके पास। ईश्वर की दया से कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस ठीक भी बैठ जाते हैं, इसलिए दुस्साहस करता हूं आगे करने का। शुचि विश्वास, आपकी पार्टी के लिए मेरे पास एक बड़ा प्रश्न। सपा बसपा अलायंस में जा रहे हैं, लगभग तय हो गया। जो बोला गया उसके आधार पर भी कह रहा हूं और जिन लोगों को अलायंस करना है उनसे बातचीत के आधार पर भी कह रहा हूं, यह अलायंस लगभग हो गया। उस बोट में कांग्रेस सवार कब होगी और किस रूप में होगी?
ये नहीं होगी, क्या करेगी? इसकी आधिकारिक कोई घोषणा हम करने के योग्य नहीं, ना मेरी इतनी अहर्ता है। जो इसमें हाईकमान द्वारा फैसले होंगे थोड़ी न पूछ रहे हैं भाई, लागू होंगे। कार्यकर्ता जनरल चर्चा हो रही है मित्र जी। आप जनरल चर्चा का परिदृश्य जो वर्तमान राजनीति का है हालात बनेगा, तो जूही जी तो कॉमनवेल्थ में प्रोग्राम नहीं बनाएंगी। मनीष शुक्ला कह रहे हैं इन मुद्दों पर लड़ेंगे, मुद्दे मनीष शुक्ला तय नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा में पार्टी आपने स्पष्ट रूप से पूछा कि आपने स्पष्ट रूप से पूछा कि नहीं, आपने स्पष्ट रूप से यह कहा कि इस बोट में कांग्रेस के बैठने की क्या, तो उस पर मैं स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर सकती, किंतु जो वर्तमान में राजनीति का परिदृश्य है वो सांप्रदायिकता से प्रेरित है और फॉसिस्ट ताकतों का कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ है। और आप इस गठबंधन को इतना तवज्जो दे रहे हैं, आप पत्थरबाजों के साथ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने सीएम और डिप्टी सीएम का जिक्र किया, आप सुपर सीएम सुनील बंसल जी का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी सिद्धार्थनाथ जी ने डबल बैरल के अपराध की गठजोड़ की बात करी सपा बसपा गठबंधन को लेके, तो आप केशव प्रसाद जी के मौर्यों की तफ्तीश, या फिर ब्रजेश मिश्रा जी कानून मंत्री जी के, या फिर योगी जी जो स्वयं अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, या फिर अमित शाह जी के 38 मुकदमे, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक अहर्ता है कि उसमें सदस्य होने के लिए एक शानदार आपराधिक रिकॉर्ड, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? जी ठीक है। तो जो फॉसिस्ट ताकतें और जो आपराधिक, आप शायद मेरी बहस में एक ही दो बार जुड़ी हैं, एकजुट मैं होने एक निवेदन कर दूं, शुचि विश्वास, एक निवेदन कर दूं, मेरी बहस का पैटर्न थोड़ा अलग होता है मित्र। जी मैं सुन रही हूं। मैं एक दिन में एक ही मुद्दे पर चर्चा करता हूं, समझ लीजिए, उसी पर फोकस रखता हूं बहस 1 घंटे। आप जिस दिन कश्मीर पर करूंगा उस दिन कांग्रेस डिस्कस नहीं करूंगा। करने के बाद उसके आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति पर चर्चा करने आया हूं। इधर उधर भटक जाएगा जी। मैं सिर्फ उतने पर फोकस रहूंगा और सारे गेस्ट से भी यही निवेदन है, उतने तक फोकस रहिए। नहीं, आप उतने पे फोकस रहे, मगर आप उतने पर ही फोकस रहेंगे, लेकिन उस विषय के इर्द गिर्द तो आपको चलना पड़ेगा। आप सुशासन की बात करते हैं, आप बहुत सारी चीजों को उस बीच में ला रहे हैं। भाई अभी सिद्धार्थनाथ सिंह ने बोला, अभी मनीष जी ने मैंने नहीं की सुशासन की बात कौन कर रहा है? को बताया, मनीष शुक्ला कर रहे हैं भाई, आप क्या कह रही हो? तो वो आत्मावलोकन को क्यों नहीं बता रहे? अरे तो मनीष शुक्ला से पूछोगी ना कि हमसे पूछोगी? आप अजब हाल है कांग्रेस का, इसीलिए कांग्रेस की हालत होती है। मैं समझ गया आप अजीब बात कर रहे हैं भाई। प्रश्न जवाहरलाल की पार्टी 7% वोट पर आ गई, के आधार पर ही दिया जाएगा। यदि आप प्रश्न और उत्तर दोनों आप, मैं समझ गया जवाहरलाल नेहरू की, ठीक, शुचि विश्वास जी मैं समझ गया जवाहरलाल नेहरू की पार्टी 7% वोट पर कैसे आई, मैं जान गया। एक लाइन में प्रश्न करिए, उसके बाद उत्तर सुनिए। उत्तर प्रदेश में मैं जान गया, ठीक बात। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी को सच में ये लग रहा था कि अलायंस हो जाएगा, या भाजपा सोच रही थी कि शायद ये गोरखपुर फूलपुर तक का मसला है, उसके आगे मामला नहीं जाएगा, जैसे ही राज्यसभा और खासतौर पर राज्यसभा चुनाव के बाद? क्या भाजपा ने ये आकलन किया था कि राज्यसभा के इस नतीजे के बाद भी मायावती ऐसा रिएक्शन देंगी? देखिए अमिताभ जी, एक सवाल ये कि क्या लग रहा था, गोरखपुर और फूलपुर के गठबंधन के पहले तो नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरह से गोरखपुर और फूलपुर में गठबंधन सुश्री मायावती जी ने किया, समर्थन दिया, गठबंधन नहीं कहेंगे, समर्थन दिया, तो निश्चित रूप से। दूसरी बात जी अमिताभ जी, अगर निष्पक्ष होकर हम आप चर्चा करें तो सुश्री मायावती जी के पास ऑप्शन क्या है इस समय? जिस तरीके से उनका हाल बेहाल हुआ 14 और 17 में, जिस तरीके से वो एक्सपोज हुई है 2012 के बाद, जिस तरीके से 5 साल फुल फेस गवर्नमेंट चलाने के पश्चात भी दलित वहीं का वहीं है, और एक सवाल है कि उनका जो आलिशान बंगला है उसमें एक भी सामान्य दलित जा पाता है। तो आज गठबंधन के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा। रही राज्यसभा के चुनाव का सवाल, वोट तो 20-22% है ना, है कि उनका एमपी जीता नहीं जीता, लेकिन 22% वोट तो है ना दोस्त। देखिए जी, नहीं, हमने उस वोट को न चैलेंज किया,
मैंने तो ये कहा कि विकल्प क्या था उनके पास। दूसरी बात, राज्यसभा का चुनाव आपने पूछा, तो राज्यसभा के चुनाव के दौरान भीमराव अंबेडकर तो बसपा और सपा दोनों के लिए खिलौना मात्र थे। चूंकि भीमराव अंबेडकर को एक भी द्वितीय वरीयता का वोट न मिलना यह सिद्ध करता है कि सपा और बसपा दोनों केवल दलितों को दिखाने के लिए कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया था। असल तो मायावती जी को अपने भाई आनंद जी को बचाना है, और चूंकि हार सुनिश्चित ही नहीं तो आनंद जी को चुनाव लड़ाती। अगर अखिलेश जी मान जाते कि हम दलित को पहला वोट देंगे, अगर अखिलेश जी कमिटमेंट करते, तो आनंद प्रत्याशी होते, ये भीमराव अंबेडकर जी न होते। तो चूंकि हारना निश्चित था, तो एक संदेश देना था कि हम दलित लड़ा रहे हैं। ठीक है, अखिलेश जी को दलितों से प्यार है और न ही मायावती जी को। मनीष, इसी सवाल को हम जूही सिंह से पूछेंगे, लेकिन एक बात जरूर हम समझना चाहेंगे, चुप हो गए। अगर आनंद को बचाना लक्ष्य होता तब भाजपा से अलायंस करना चाहिए था ना। सपा से अलायंस करके तो छापा कल पड़ता होगा तो आज पड़ जाएगा। बिल्कुल, तब तो भाजपा से करना चाहिए था। नहीं, 2014 और 17 अगर चुनाव अमिताभ जी 2014 और 17 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का अगर आप भाषण सुनेंगे तो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका सफाया, सपा बसपा कांग्रेस सबका सफाया। तो हमसे उनका समझौता संभव ही नहीं था। मनीष जी, कभी आज तो समय नहीं, इत्मीनान से समय होगा तो हम बात करेंगे। मैंने सर्वोच्च नेताओं के मुंह से सुना ऐसा नहीं होगा, और अगले दिन वैसे ही हो गया। जब वो बोल रहे थे तब भी मैंने माना था, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और राजीव गांधी तक के समय के किस्से बताऊंगा। राजीव जी कह के आए थे राष्ट्रपति से 5 साल सरकार चलवाएंगे, और चंद्रशेखर जी सड़क पर आ गए 2 सिपाही के चलते। वाजपेयी जी ने मुझसे कहा, किसी छोटे नेता ने नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझसे कहा, मैंने पूछा पंडित जी बसपा के साथ सरकार बनाएंगे? बोले ना 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 ना, कतई नहीं। 3 बार ना कहा। अगले दिन डील क्रैक हो गई। मैंने खबर लिखी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मित्र जूही सिंह, एक बात मनीष शुक्ला ने कही कि अगर आप वास्तव में जिताना ही चाहते थे तो पहली प्रेफरेंस भीमराव होते, दूसरी जया बच्चन एक, और दूसरी बात इन्होंने कही कि फर्स्ट छोड़ो सेकंड प्रेफरेंस भी क्यों नहीं मिले। अमिताभ जी, किसको कितने प्रेफरेंस मिले ये मनीष जी बेहतर बता पाएंगे। जो हमारी मायावती जी से बात हुई तो जो उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि वो अपने 9 एक्स्ट्रा वोट हमें बीएसपी को देगी। और दूसरी बात ये कि ये क्या संदेश देना चाहते थे, अनिल अग्रवाल को एक नौवां कैंडिडेट उतार के, वो इनके कार्यकर्ता हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, तो इन्होंने कौन सा संदेश दिया, उस संदेश पर ये बेहतर आप फोकस करें मनीष जी। चौथी बात ये कि हम एक प्री पोल अलायंस कर रहे हैं। जनता अगर वोट करेगी तो वो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को एक मंच पर देखकर वोट करेगी। इससे हमारे मुद्दे भी मुखर होंगे, जिसको हम बार बार कहना चाह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने सफाई की बात कर दी, मुझे नहीं पता, आज तक तो प्रधानमंत्री का मैं ये नारा जरूर सुनती आ रही हूं कि सबका साथ सबका विकास। शायद ये एक नया मैन्युफैक्चर हुआ अगर नारा, तो मैं नहीं जानती, क्योंकि भाजपा का सकारात्मक नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत ये भी है। नहीं, जूही सिंह, कांग्रेस मुक्त भारत ये भी है जी, उन्होंने ये भी नारा है कांग्रेस मुक्त भारत। अमिताभ जी, और उसके बाद मुझे, अब मैं प्रधानमंत्री की बात क्यों करूं, मैं अपने राष्ट्रीय देश की बात करूंगी जी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कांग्रेस मुक्त भारत का जी। उन्होंने कहा कांग्रेस विचारधारा से मुक्त जी। व्यक्तियों का उल्लेख वापस हो गया, विचारधारा का मसला आ गया जी। शुचि विश्वास जी, भाजपा कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, त्रिपुरा तक जीत लिया। उत्तर प्रदेश में एक रास्ता दिखाई दिया कि 2 बड़े प्रमुख विपक्षी दल एक साथ आते हैं। कांग्रेस अपनी भूमिका कहां देखती है? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना
तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उसमें शामिल लोग सरकार बनाने में 45% से ज्यादा पूर्व कांग्रेसी हैं। कोई भी सरकार उठाकर देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सरकार बनाना है। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त है या देश कांग्रेस मुक्त है, आप स्वयं पत्रकारिता से संबंधित हैं, इस लाइन का विश्लेषण कर लीजिएगा। दूसरा, सत्ता बनाना उनकी प्राथमिकता है। जो ये चौराहे पर राम का मंदिर बनाने के साथ लाइनें टैग हो रही थी कि पत्थरबाजों से आजादी, आज पत्थरबाजों के साथ सरकारें हैं और सैनिकों पर एफआईआर। लेनिन की मूर्ति गिर रही है, मैं चर्चा नहीं करूंगी। झंडे पर भी समझौता है, मैं चर्चा नहीं करूंगी। किंतु जिनको, मनीष जी मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी, झंडे के साथ समझौता। मनीष जी मैंने आपकी बात धैर्य से सुने, अब सूची के समय तो गरिमा सुने जी 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 नहीं तो झंडे पे सुनेंगे, आप ही बता दीजिएगा। नहीं तो जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई वो संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने तिरंगा जलाया वो तिरंगे की बात कर रहे हैं, जिनकी परिकल्पना भगवा राष्ट्र था वो भगवा की बात कर रहे हैं। 370 हटा दिए या सेना से 10 सर ले आए हैं। चर्चा करूंगी तो विश्लेषण लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप कांग्रेस के भविष्य पे बात कर रहे हैं तो मैं उसी पे कहूंगी। अमिताभ जी, रख डिबेट रख दीजिए इसी पैनल के साथ। स्वागत है आपका, आप सादर आमंत्रित, सादर आमंत्रित। कांग्रेस के करप्शन पे नहीं है, उस पर बोलने के आप योग्य नहीं है। जी जी है ना। 60 बरस के बाद मौका मिला है, 4 ही बरस गुजरा है, गुजरने दीजिए, फिर 60 बरस तक नौबत आपकी नहीं आएगी। जिस तरह जीएसटी और नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था के परखच्चे उड़ाए हैं, जो हालत व्यापारियों और गरीबों की है, आप सत्ता लोलुप हैं और सत्कार बनाना आपकी प्राथमिकता हो सकती है। निश्चय ही सरकार आपकी है किंतु विश्वसनीयता हमारी है, योजनाएं आपकी हैं किंतु मौलिकता हमारी है। तो शब्दों का आप चयन करें, आप जो कहना स्वीकार करें। हम एक डिबेट, एक पैनल में है, आपका स्वागत है। किंतु वास्तविकता क्या है, अमिताभ जी का बहुत बड़ा करियर है, वो बहुत आसानी से विषय वस्तु का और सब्जेक्ट का आकलन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत या विचारधारा की परिकल्पना करते हैं, वो ये भूख मुक्त भारत की या बेरोजगारी मुक्त भारत की परिकल्पना क्यों नहीं करते? पहले रोटी दीजिए, रोजगार दीजिए, मंदिर बाद में दीजिएगा। वैसे वो भी देना आपके बस की बात नहीं है, मंदिर आप नाथूराम का ही बनाएंगे, राम का नहीं। ठीक है शुचि विश्वास, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं कह के मनीष शुक्ला से जवाब लूंगा, जो शुचि जी ने आरोप लगाए उस पर। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा सब दलों के लिए, किसी को कोई सत्ता लोलुप मत कहो, ये मत कहो कि ये सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। जिसने भी आयोग में, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराया है, सत्ता के लिए ही कराया है, नहीं तो साबरमती आश्रम में गांधी की तरह रहता। सब वही कर रहे हैं, छोटी बड़ी कोई पार्टी ऐसी नहीं जो सत्ता के खेल से बाहर हो। जूही जी गलत तो नहीं बोला ना? जिनको ये नहीं करना होता वो बाबा आमटे हो जाते, मैं गांधी हो जाते। कैसे करूं? इसलिए सब लोग ये मानो कि सत्ता के लिए है मामला, ठीक है। मनीष शुक्ला, कुछ बातें शुचि विश्वास ने बड़े जेन्युइनली उठाई हैं। स्वाभिमान मंच, आप उस वक्त उंगली उठा रहे थे कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करना, बताइए। जी 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 अमिताभ जी। नहीं अमिताभ जी, देखिए जब झंडे की बात हो रही थी तो अभी कर्नाटका में इनके मुख्यमंत्री ने एक अलग झंडे की बात की, उस पर भी इनका आना चाहिए। और कांग्रेस कम से कम, जब कांग्रेस भ्रष्टाचार पर बोलती है तो देश का नागरिक, देश के आम जनता उस पर हंसती है। कोल घोटाले पे बोल दीजिए। आज कांग्रेस जीप घोटाले से लेकर बोफोर्स घोटाले तक करने वाली कांग्रेस, जब भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, अगर आप पूछेंगे इस देश में करप्शन किस पार्टी का, तो सीधे नाम आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी। कैम्ब्रिज कांग्रेस। एनालिटिका देख लीजिए। अगर आप कहेंगे टिकट कौन सी पार्टी बेचती है तो आएगा सुश्री मायावती जी, उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो करप्शन और कांग्रेस एक दूसरे की पर्याय है। तो तो कम से कम सूची जी ऐसे मुद्दों को मत उठाइए जहां आप स्वयं गिर जाएं। और देश के साथ आप लोगों ने क्या किया है, 1962 में क्या हुआ है, और सियाचिन के मुद्दे में पंडित नेहरू जी का क्या विचार थे। नागपुर में झंडा फहराइए, नागपुर में झंडा फहराइए। मनीष शुक्ला, किस तरीके से आप लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ विश्वास, एक लगातार आप लोगों ने समझौते किए, देश जानता है। 4 साल से आप क्या कर रहे हैं? लगभग 45-48 साल इस मुल्क में जनता ने कांग्रेस को हुकूमत सौंपी। कोई हुकूमत अपने आप तो छीन नहीं लेता। तो अगर किसी पार्टी को 45-47 साल इस देश ने हुकूमत दी है तो कुछ देखा होगा,
आपको दी तो आप में भी अच्छाइयां देखी। अखिलेश जी को सौंपी थी सत्ता तो उनमें देखी थी, मायावती जी को 2007 में सौंपी थी तो उनमें भविष्य देखा था। तो हम लोग खारिज कैसे कर दें सबको? नहीं, हम खारिज करने को नहीं कह रहे हैं सर। अमिताभ जी, हमने तो जो इशूज उन्होंने उठाए उसके बारे में थोड़ा सा बताया। नहीं, कोल घोटाले और आज इनको रोटी याद आ रही है, बेरोजगारी याद आ रही है, तो ये किसने पैदा किया? जिनके पास सबसे ज्यादा शासन था उनके ऊपर ये खड़ा तो होता आप सारा कुछ नीरव मोदी और विजय माल्या को दे देंगे? हाँ, आपकी ही पैदाइश थे वो। विजय माल्या का एनपी अकाउंट आपने खुलवाया था, नीरव मोदी आपके समय में पैदा हुआ था। तो आप सो रहे थे। हमारी सरकार 4 साल है, एक भी एनपी अकाउंट नहीं हुआ है, ये हमारी उपलब्धि है। और आपने विजय माल्या जैसे लोगों का खुलवाया था। राहुल गांधी जी नीरव मोदी की पार्टी में शामिल होते थे। और जानता है किस तरह से देश नहीं जानता है। करा के देश अच्छा, जूही जी, शुचि जी, मनीष जी, आपको भी, जूही सिंह जी, सारे युवाओं को बजरंग दल और हिंदू वाहिनी में भर्ती करा दीजिए, कोई रोजगार नहीं मांगेगा। जी अमिताभ जी, कर्नाटक का झंडा, कश्मीर की पत्थरबाजी, नीरव मोदी का गड़बड़ घोटाला, ये गाजियाबाद से गाजीपुर, बस्ती से बहराइच तक कहीं मुद्दा दिख रहा है क्या? जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही। जमाने भर पर चर्चा हो रही है कि अमेरिका में क्या हो रहा है और कनाडा में क्या हो रहा है, बताइए। जूही सिंह, गाजियाबाद से गाजीपुर, बस्ती से बहराइच तक सवाल ही दूसरे हैं। बस्ती और गाजीपुर की चर्चा करेंगे जी। इसीलिए तो अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी और उसकी अलायंस बीएसपी, हम लोग गाजीपुर, बस्ती और गोरखपुर, फूलपुर की चर्चा करेंगे। बाकी कनाडा और यूएस चर्चा लोग करते रहें। हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और मजबूती से जीतेंगे और मुद्दों की बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। मनीष शुक्ला जी, मामला मजबूती के साथ जीतने वाला है भाई। जी अमिताभ जी, जूही जी कह रही लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे। तो मैंने जवाब दिया। अमिताभ जी देखिए, विषय चूंकि विश्वास जी ने उठाया तो मैंने उसका जवाब दिया। चूंकि राजनीति में सवाल खड़ा होने पे उसका जवाब देना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, क्या होगी आज आपकी संपादकीय टिप्पणी? देखिए, मैं बिल्कुल अपने को यूपी तक कन्फाइंड रखूंगा, हार्डकोर अलायंस पॉलिटिक्स तक कन्फाइंड रखूंगा, नो हिपोक्रेसी एट ऑल। मुझे हिपोक्रेसी से बड़ी चिढ़ होती है कि लंबी लंबी बातें करके चले जाओ, न जनता के पल्ले पड़े, न पार्टी के कार्यकर्ता को समझ आए, और बोले 1 घंटा बीत गया जी, घर चलो। उन बातों को कोई अर्थ नहीं। मैं फिर वही कहूंगा, एक प्रश्न आया कि मायावती जी ने कहा कि अखिलेश यादव के पास राजनीतिक अनुभव कम है। यह प्रश्न हवा में तैरा। कुछ तैराने में भाजपा ने भी जोर लगाया कि थोड़ा तैरे। आज इसका उत्तर खुद अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा दिया। अखिलेश यादव से जब यह प्रश्न हुआ तो उन्होंने कहा कि जिसकी उम्र कम हो उसको यह मान लेने में क्या दिक्कत है कि वो छोटा है। मुझे लगता है इस गठबंधन को सिरे चढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों के बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती, जो तमाम संभावित आशंकाएं, तमाम संभावित सवाल थे, उन पर प्रॉपर होमवर्क कर चुके थे। पिछले 1 हफ्ते के दौरान जितनी भी टिप्पणियां आई हैं दोनों की ओर से, उनको आप देखिए, इन सब आशंकाओं पर, इन सब उठने वाले सवालों पर उन्होंने खुद ब खुद टिप्पणियां की। बसपा प्रमुख ने वो जानती थी कि सबसे बड़ा मसला यही होगा स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इसलिए उन्होंने उसी दिन जब वो पहली बार आई राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद, तो उन्होंने उसी पर टिप्पणी करके उसी को लॉक करने की कोशिश की सबसे पहले। इससे एक चीज जरूर समझ आती है कि गठबंधन की जरूरत दोनों ने समझी, गठबंधन की अहमियत दोनों ने समझी, और दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि बिना साथ आए लड़ने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। अब इसके बाद से भाजपा को जरूर नए सिरे से व्यूह रचना करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है
भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर हो, दाऊद हो, हाफिज सईद हो, 19 तक क्या होगा मैं उस भविष्यवाणी में नहीं पढ़ता। एज ऑफ नाउ अगर आज की स्थितियों में ही 2019 में चुनाव आ जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी और दलित वर्ग में, ओबीसी में गैर यादव जो जातियां हैं वो, और दलित संवर्ग में जो गैर जाटव जातियां हैं वो, उनमें अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी अगर उसको इस अलायंस से बढ़त हासिल करनी है तो। और कोई बहुत बौद्धिक विमर्श से चुनाव प्रभावित नहीं होगा उत्तर प्रदेश का। मंच की राजनीति से चुनाव उत्तर प्रदेश का प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यह सामाजिक ध्रुवीकरण का एक बहुत शार्प अलायंस है। इसमें मंच की भूमिका कम हो जाएगी, इसमें जातियों का रोल बड़ा होगा। उस खेल में अगर बीजेपी कुछ ऐसा हासिल कर पाए कि गैर यादव ओबीसी जातियां और गैर जाटव दलित जातियां अगर अपने साथ कुछ जोड़ पाए, क्योंकि फूलपुर का परिणाम बताता है कि जो गैर यादव ओबीसी जातियां उसने 14 में जोड़ी थी और 17 में भी जो उसके साथ खड़ी रही, उनमें विचलन आया है। फूलपुर का परिणाम बताता है। अगर विचलन नहीं आया होता तो फूलपुर नहीं हारते। ये भाजपा के लिए झटका है, बड़ा झटका है। इस ढंग से एनालिसिस होना चाहिए था भाजपा में कि गैर यादव जातियां पिछड़े वर्ग में आपके साथ जो 14 और 17 में खड़ी थी वो आपसे हट क्यों रही हैं, और वो भी हट गई तो लड़ाई कहां लड़ोगे फिर? मुद्रा योजना पर लड़ाई नहीं होगी मित्र ना। 2 चुनाव बताने के लिए पर्याप्त है। और राज्यसभा चुनाव के लिए मैं कहूंगा, राज्यसभा चुनाव का मोटा खाका उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं। कब कौन सी सीट खाली होगी, कौन जीतेगा। सिर्फ एक सीट में रोमांच था, उसी का श्रेय लीजिए, बाकी स्थिति यथावत है फूलपुर और गोरखपुर के बाद जैसी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद महाबहस में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।